कल प्रीव्यू वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया था उससे स्टार्ट करते। मैंने कहा था कि विल जैक्स मिचेल सेंटर को रिप्लेस करना चाहिए और ये जो स्पिन डुओ होना चाहिए मुंबई का वो होना चाहिए विल जैक्स विथ अल्लाह गजनफर। ऐसा किया नहीं और हमने कहा था कि सीएसके टॉस हार जाए तो ही बेटर है कि पहले बैटिंग आ जाए, वरना ऋतुराज टॉस जीत के पहले फील्डिंग ले लेगा और सीएसके टॉस हार गया। लेकिन और भी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किया था, वो क्या है वो आप सुन लो। हार्दिक पांड्या टॉस जीत के ऑब्वियसली फील्डिंग करना चाहिए, लेकिन अगर ब्रेव है कि गट से कॉल लेगा कि नहीं सीएसके को चेस करना नहीं आता, शायद हो सकता है वो बैटिंग ले ले। नूर का मुझे लगता है कि एक सेकंड बेस्ट ओपोनेंट टीम मिल गया अपने फॉर्म को वापस लाने में, क्योंकि स्काई, शर्फिन रदरफोर्ड, हार्दिक पांड्या चाइनामैन के अगेंस्ट फंसता है। दूसरा और एक बैट्समैन है कि अगर जल्दी विकेट गिर गया और तिलक वर्मा जल्दी आ गया और नूर का 2 ओवर बचा रहेगा तो तिलक वर्मा भी चाइनामैन के अगेंस्ट फंस सकता है स्पेशली। तो मैंने कहा था हार्दिक पांड्या अगर ब्रेव है, गट है, तो टॉस जीत के पहले बैटिंग करे और सीएसके को प्रेशर में डाले। और हार्दिक के पास क्लियरली वो गट्स नहीं है कि थोड़ा टिपिकल जो ट्रेडिशनल सोचते लोग अंकड़े में उससे अलग जाके सोचे कि ओपोनेंट का वीकनेस क्या है और पहले बैटिंग कर ले, जो मुंबई बेटर कर सकता था। दूसरा चीज मैंने कहा था कि नूर इस मैच पे फिर से फॉर्म में आएगा। मैंने केकेआर वाले मैच पे भी कहा था, मैंने कुछ बैट्समैन का नाम लिया था, उसमें से 2 बैट्समैन को नूर ने आउट किया, एक रदरफोर्ड, एक हार्दिक पांड्या जिनको चाइनामैन खेलना नहीं आता, और सूर्य कुमार यादव और तिलक ने भी इतना कुछ खास किया नहीं है चाइनामैन के अगेंस्ट। ठीक है, तो प्रेडिक्शन हमारे कुछ सही रहे कुछ गलत रहे, ये बात नहीं है, मैच को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों टीम के प्लेइंग 12 के बारे में बात करना चाहूंगा। ये तो कंफर्म हो गया कि उर्विल पटेल को नहीं खिलाएगा, ठीक है, और कार्तिक शर्मा को खिलाया है। टू मी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इस डिसीजन से, मैं आगे जाकर थोड़ा और बात करूंगा। और मुंबई ओएनटी द सेम टीम, उससे भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। मैं चाहता था कि विल जैक्स खेले, दोनों ने थोड़ा बहुत गलत किया प्लेइंग 12 में मेरे हिसाब से। अब अगर आप मुंबई का देखो ना, मुंबई के लिए जब पिछला मैच जीत गए थे लोगों ने कहा कि हैकर्स की एंट्री होगी, अब इधर से मुंबई से डरना चाहिए, सेकेंड हाफ में मुंबई कुछ अलग ही टीम है। और मैंने कहा देखते, कंफर्म नहीं है कि मुंबई कितना अच्छा करेगा, क्योंकि एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे मुंबई ने मैच जीता, वो है तिलक वर्मा, वो रोज नहीं हो सकता है। दूसरा जीटी के पास कोई बैट्समैन था ही नहीं टॉप 3 के बाद। ठीक है, मुंबई में पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूं कि मुझे थोड़ा आउटडेटेड टीम लगता है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। आपको लग सकता है कि बहुत बड़े बड़े बैट्समैन है, लेकिन मैंने कहा है कि ऑक्शन पे जाओ, मिनी ऑक्शन पे, जितने भी बैट्समैन आपको लगता है एज हो गया, ठीक है, वो माइंडसेट चेंज हो नहीं रहे, उनको बाहर करो और यंग ब्लड लेके आओ। ठीक है, शायद पहले साल आपको रिजल्ट ना दे, लेकिन अगले साल रिजल्ट देगा। तो मैं तो यही अभी भी यही कहना चाहूंगा कि जो भी आपके है बैट्समैन, मेजोरिटी ऑफ बैट्समैन जिनके एज हो गए उनको बाहर जाने दो, ठीक है, और यंग ब्लड को लेके आओ। कोई किसी का फॉर्म मत देखो, किसी का रेपुटेशन मत देखो। दूसरा चीज मुंबई के लिए और एक चीज है, कल भी मुझे कुछ एंट्री पॉइंट्स गलत लगाए, कैप्टनसी में बहुत सारे फ्लॉज है। तीसरा मुझे बताओ, जब से मुंबई लगातार खराब करने लगा है ना, जब से कायरन पोलार्ड का रिटायरमेंट हो गया है, जब से मुंबई लगातार खराब करने लगा है, उनके कैप्टनसी जो भी कैप्टन था उनके परफॉर्मेंस मुझे बता दो, बैट से बॉल से जो भी कैप्टनसी इस टाइम पे, जब से मुंबई लगातार खराब कर रहा है, परफॉर्मेंस है ही नहीं, है ही नहीं। 2 ही कैप्टन थे इस टाइम पे, किसी का परफॉर्मेंस नहीं है, विच इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन थोड़ा मैच पे आते हैं, ठीक है। अब सीएसके का मैच हो और ऋतुराज के बारे में हम बात ना करें, ऐसे कैसे हो सकते हैं। 14 बॉल पे 22, एक ड्राइव पे बेहतरीन चौका मिल चुका था, एक पुल पे छक्का मार चुका था, एक अल्लाह गजनफर वो बैकफुट पे जाके हल्का सा पंच किया था, पुश किया था, उसमें चौका था। दैट वाज द शॉट ऑफ द डे विदाउट एनी डाउट। इस शॉट को आप देखोगे आपको लगेगा सिंगल के लिए ही मारा है, चौका था। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ जिस लेवल का बैट्समैन है ना, वो सरप्राइज कर सकता है, लेकिन क्यों नहीं करता, क्यों नहीं खेलता, मुझे नहीं पता। ठीक है, खेलना चाहिए था, कल भी लंबा खेलना चाहिए। 14 बॉल पे 22, मेरे हिसाब से अगर वो ये स्कोर 28 होता, 30 होता, फिर भी मैं कहता कि पावर प्ले को वेस्ट नहीं किया। कल कुछ शॉट्स बेहतरीन थे, इसलिए आज ऋतुराज की छुट्टी। आज कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बेटर बैटिंग वो कर सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 7 मैच हो चुके हैं, उस हिसाब से परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है, 0 है, नेगेटिव अभी भी। ठीक है, और जिस बॉल जैसे लगा कि नहीं, आज 3 शॉट बहुत अच्छा मार चुके हैं, जो वो खेलना पसंद भी करता है खेलना। उसके बाद एक कैरम बॉल आया अल्लाह गजनफर का, स्लॉट पे था हालांकि बॉल, सीधा लॉन्ग ऑफ के हाथ पे मार बैठे। ठीक है, विच इज बैड। सरफराज खान आता है। पावर प्ले का जो एक ओवर था जो सेंटर का था, जिस ओवर पे सरफराज आउट हुआ है, मुझे देख के डिसीजन बहुत ही सरप्राइजिंग लगा हार्दिक पांड्या का, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को पावर प्ले के अंदर अगर आप सरफराज और संजू सैमसन जैसे बैट्समैन जो इनसाइड आउट बहुत अच्छा खेलता है, एंड मैंने बार बार कहा है सरफराज खान इज द बेस्ट स्वीपर ऑफ क्रिकेट बॉल इन दिस कंट्री, उसके सामने सेंटर को देना वाज अ बिग बिग गैम्बल। उधर हार्दिक ने ब्रेवरी दिखाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उधर मैं क्रेडिट नहीं छूंगा हार्दिक पांड्या से, और सरफराज ने चौका भी लगा दिया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्वीप करते हुए। लेकिन फिर स्वीप करते हुए बोल्ड हुआ है वो, बैक टू बैक नहीं, पिछले 2 बार सरफराज खान स्वीप करते हुए आउट हुआ है। टू मी दिस इज सरप्राइजिंग। ठीक है, लेंथ पिक नहीं किया उसने दोनों बार,
और ये मैंने देखा है, जिस बैट्समैन का जो फेवरेट शॉट होता है ना, उसी शॉट खेलते हुए वो बार बार आउट होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाता है। विराट कोहली हमेशा कवर ड्राइव उनका फेवरेट शॉट रहा है, कवर ड्राइव खेलते हुए आउट होता है। वीरेंद्र सहवाग लेट कट करना थर्ड मैन रीजन पे उनका फेवरेट शॉट है, वो करते हुए ज़्यादातर आउट हुआ है। ठीक है, केएल राहुल डिफेंस करना फेवरेट है, और डिफेंस करते हुए वो लोग मतलब बार बार बैटर पैड के बीच इतना बड़ा गैप बन जाता है, और टेस्ट टीम से बाहर भी हो गया था। सरफराज खान का भी कुछ यही हाल नजर आ रहा है। और सरफराज खान सीएसके के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। मैं आगे जाकर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। ठीक है, एक क्वेश्चन आप दिमाग में रखना कि सीएसके अभी तक जो तीनों में जीता ना, वो पार स्कोर से कम ही बनाया है, 15-20 रन, फिर भी जीता है। क्यों पार स्कोर, या फिर पार स्कोर से ज्यादा कर नहीं पा रहे, जो पंजाब कर रहे हैं 240, जैसे आरसीबी कर रहा है 250, सीएसके भी बैटिंग में वो दम है, क्यों नहीं कर पा रहे। उसमें सरफराज खान एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, उसमें थोड़ा बाद में बात करते। अब पावर प्ले फिर भी बहुत अच्छा गया, 73 फॉर 2, दुबे आता है। अब जो मैं कह रहा था एक चीज, क्यों सीएसके उस हिसाब से उनकी बैटिंग पोटेंशियल काम नहीं आ रहा है, क्यों 200 230 240 बन नहीं पा रहे, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है शिवम दुबे का। दुबे जितना लंबा खेलना चाहिए उतना लंबा खेल नहीं रहे। कल आया था अल्लाह गजनफर को, पहले दुबे जिंदगी में कभी नहीं खेले। तो कोई भी मिस्ट्री स्पिनर को अब अगर पहली बार खेल रहे हो, उतना आसान नहीं होता है पिक करना। तो एटलीस्ट कुछ बॉल्स दुबे के पास वो टाइम था, कार्तिक शर्मा के पास टाइम नहीं था, दुबे के पास टाइम था कि कुछ बॉल्स में गजनफर का देखूं क्या करता है। ठीक है, एक लेग कटर था, बिल्कुल भी हाथ से पिक नहीं किया, ब्लाइंड स्लॉगिंग था, क्लीन बोल्ड। दुबे का इस सीजन अभी तक जैसा जाना चाहिए रेपुटेशन के हिसाब से, वैसा बिल्कुल भी नहीं गया। इसलिए वन ऑफ द मेन रीजन क्यों सीएसके उतना हाई स्कोर बना नहीं पा रहे। बॉलर्स को सैल्यूट जाता है यार कि पार स्कोर भी डिफेंड करके दे रहे हैं। ठीक है, उधर से आके ब्रेविस एक अच्छा सा केमियो खेल के गया। उसको अश्विनी का 1 सेकंड एंट्री पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा है। उसने एक स्लोअर बाउंसर डाला है ब्रेविस को, जहाँ पे वो आउट हुआ, लेकिन ब्रेविस ठीक है लंबा नहीं खेल पाया, लेकिन अच्छा केमियो खेल के गया। एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया फिर से हार्दिक पांड्या के कैप्टनसी में, कि बुमराह ने पहला ओवर डाला, वेरी गुड, ठीक है डालना चाहिए पावर प्ले फर्स्ट ओवर। फिर बुमराह का सेकंड ओवर पावर प्ले में आता है, फिफ्थ ओवर, थर्ड ओवर क्यों नहीं, फोर्थ ओवर क्यों नहीं, मेरे समझ से बाहर है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं कैप्टन होता तो मैं शायद बुमराह को पहला ओवर देता, और मैं थर्ड ओवर भी बुमराह को ही देता, अनटिल बुमराह पहले ओवर में 20-25-30 रन खा गया, ठीक है, जो चांस ही नहीं, तो मैं तो देता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं दिया हार्दिक ने, फिफ्थ ओवर बुमराह को दिया पावर प्ले, वो मेरे समझ से बाहर है। उसके बाद कार्तिक शर्मा आता है ना। अब बात ये है ना, क्यों कार्तिक शर्मा का एंट्री पॉइंट या फिर कार्तिक का खेलना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। पहले तो मैं ही बोल दूं, अगर मैंने कहा है कि मेरा फेवरेट शॉट इस मैच का ऋतुराज का वो बैकफुट पंच था, तो मेरा थर्ड फेवरेट और सेकंड फेवरेट और थर्ड फेवरेट इस मैच का कार्तिक शर्मा के बैट से आया, जो मिचेल सेंटर को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक इनसाइड आउट पे छक्का मारा है, एक खड़े खड़े वाइड बॉल को जो छक्का मारा एक्स्ट्रा कवर से, ब्रिलियंट शॉट था, आउटस्टैंडिंग। बैट्समैन के पास टैलेंट है, पोटेंशियल है, नो डाउट इन दैट, पावर रेटिंग कैपेबिलिटी है, नो डाउट इन दैट, लेकिन अश्विनी को खेल नहीं पाया, गजनफर को पिक नहीं कर पाया, जो आसान बिल्कुल नहीं था गजनफर को पिक करना। मैं उधर कार्तिक के साथ हूं, लेकिन बुमराह को बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहा था कार्तिक शर्मा, बिल्कुल। इनफैक्ट फुल टॉस पे वो आउट हुआ है, 19 बॉल 18, नॉट गुड, नॉट गुड। तो मुझे लगता है जब धोनी फिट हो जाएगा तो कार्तिक शर्मा की जगह धोनी शायद आ जाएगा। हालांकि जो जैसा चेन्नई को सही लगे, शायद धोनी के आने से हो सकता है थोड़ा फील्ड पोजीशन बेटर हो जाए, कैप्टनसी थोड़ा बेटर लगे, बॉलिंग रोटेशन थोड़ा बेटर हो जाए, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, अब तो धोनी के फॉर्म पे भी डिपेंड करता है, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लेकिन कार्तिक शर्मा मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था इस प्लेइंग 12 में, लेकिन वो 2 शॉट बेहतरीन खेल के गया। ठीक है, लेकिन डेथ पे एमआई ने कुछ बेहतरीन ओवर डाला है। अश्विनी का एंट्री पॉइंट्स बेहतरीन था, उसने डेथ पे बेहतरीन डाला है। अल्लाह गजनफर का एक ओवर शायद वो 4 रन जैसा डेथ पे, वो एक ब्रिलियंट था। बुमराह का 2 ओवर डेथ पे आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, जेमी ओवर्टन आता है, और जब जेमी ओवर्टन आता है ना, उधर जाके कौन प्रशांत भी डागआउट पे बैट घुमा रहा था, और मुझे मेरा फट गया था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे लगा अगर जेमी ओवर्टन जल्दी आउट हो गया या फिर संजू जैसे आउट हो गया तो प्रशांत वीर आएगा, और प्रशांत वीर आने का मतलब है चलो बैट से हम रन बना भी लेंगे, लेकिन वो बॉलिंग नहीं करेगा। और मैंने बार बार कहा है, मैं चाहता नहीं हूं कि धोनी की वजह से भी कोई एक बॉलर टीम से कम हो, किसी की वजह से भी कोई भी एक बॉलर सीएसके की टीम से कम हो। जो भी बॉलिंग है वो रहे जैसा है अभी, ऐसा रहे, किसी की वजह से, कोई भी बैटिंग इंपैक्ट की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए। शुक्र है कि जेमी ओवर्टन भी एक केमियो अच्छा खेल के गया है और थोड़ा एंड तक रहा, तो अकील हुसैनी आया था बैटिंग के लिए, विच वॉज गुड। और संजू भी, जैसे अकील आया संजू हंस रहा था, तो संजू, मुझे ऐसा लगा कि संजू वॉज हैप्पी टू सी अकील हुसैन कि नहीं, प्रशांत भी नहीं है, अकील आया और बॉलिंग पे काम आएगा। संजू सैमसन पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात मैं बाद में भूलना चाहूँ, क्यों सरफराज इतना इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। डेथ पे आपने देखा होगा, जब अश्विनी यॉर्कर डाल रहे थे, थोड़ा ब्लॉक होल पे बॉलिंग कर रहे थे, जहाँ पे गजनफर थोड़ा ब्लॉक होल पे बॉलिंग कर रहा था, बुमराह के ब्लॉक होल पे बॉलिंग कर रहा था, मार नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं मार पा रहे थे? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द बैट्समैन, अगर ओवर्टन देख लो, संजू देख लो, ऋतुराज गायकवाड़ देख लो, ब्रेविस देख लो, दुबे देख लो, सब सामने की तरफ मारने वाले बैट्समैन है, सब के सब।
सीएसके के बैटिंग लाइनअप का जो एक प्रॉब्लम है, क्यों पार स्कोर से ऊपर नहीं जा रहा है, वो है कोई भी चिकी शॉट्स खेलने वाले प्लेयर नहीं जो पीछे की तरफ खेल दे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब भी अच्छा बॉल होता है ना, वो आप सामने की तरफ खेल नहीं पाओगे। इनफैक्ट ब्रेविस ने, शायद सेंटर का यॉर्कर आया था ब्रेविस को, ब्रेविस ने बहुत जोर से सामने की तरफ हेलीकॉप्टर घूरने की कोशिश किया, टाइमिंग नहीं कर पाया, जो बैट पे लगे बॉल शू पे लगे, ठीक है। और जब सेंटर ने थोड़ा बहुत उसको गाली भी दिया है ब्रेविस को, ठीक है। तो सब सामने की तरफ खेलने देखता है। अगर मैं कुछ बैट्समैन का नाम लूँ, दिनेश कार्तिक, उनको यॉर्कर डालना एक मोमेंट पे बहुत मुश्किल था, ब्लॉकर में बोलना, वो पीछे मारता है कुछ भी करके। जितेश शर्मा हो जाए, आप आशुतोष को देख लो, डिविलियर्स को देख लो, एक ऐसा बैट्समैन, ट्रिस्टन स्टाप्स को देख लो, हालांकि आजकल स्टाप्स बहुत छोटा खेल नहीं रहा है, जरूरत भी नहीं पड़ा उसको अभी तक। ऐसे बैट्समैन होने से क्या होता है ना, एक बॉलर का लाइन और लेंथ खराब करने में बहुत मजा आता है। कि बुमराह ने यॉर्कर, देख संजू ने कल एक ऐसा शॉट खेला है, हालांकि एक संजू को फ्री हिट मिला था जहां पे बुमराह ने नो बॉल डाला था और संजू मार नहीं पाया, उस फ्री हिट के यूज नहीं कर पाया। फिर जब बुमराह ही था शायद जो एक यॉर्कर कोशिश की, संजू ने पहले से पता लग गया था कि यॉर्कर लड़ेगा और उसको फुल टॉस बना के पीछे की तरफ चौका मार दिया। ऐसा एक बैट्समैन चाहिए, क्योंकि डेथ पे अगर लगातार अश्विनी, गजनफर, बुमराह बार बार आपको ब्लॉक होल पे बॉलिंग कर रहे हैं और आप सामने की तरफ ही मारने वाले हो, सामने की तरफ बाउंड्री ढूंढ नहीं पाओगे ऐसे बॉल पे, ठीक है। कितना आप खोद के मार लोगे एक चौका थर्ड मैन के एरिया पे, हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो एक बैट्समैन चाहिए जो पीछे की तरफ कुछ उल्टा सीधा शॉट खेले, और वो बैट्समैन सीएसके के पास एक ही, वो है सरफराज। तो मैं चाहता हूं सरफराज थोड़ा लंबा खेले। अगर सरफराज को एक चीज समझ में आ जाएगा ना, क्यों सीएसके पार स्कोर्स के ऊपर नहीं जा रहे। कल भी 220 225 वाला पिच था ये, इससे पहले भी दिल्ली वाला पिच जहाँ पे चेन्नई चेपॉक पे मैच हुआ था, उधर हम तभी ऊपर पहुंच पाएंगे 230 240, जैसे पंजाब पहुंच जाता है, जैसे कि आरसीबी पहुंच जाता, तभी पहुंच पाएंगे जब दुबे थोड़ा लंबा खेलेगा और जब सरफराज ऐसे शॉट्स लेके आएगा कि अच्छे बॉल को हम बाउंड्री पे मार रहे हैं पीछे की तरफ। तो एक ऐसा बैट्समैन लैक करता है सीएसके, ठीक है। तो सरफराज मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन है इस सीएसके के लाइनअप पे, ठीक है। अब तो आयुष भी चला गया तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट आ गया सरफराज का, कि पावर प्ले का भी अगर आता है पावर प्ले में बैटिंग, तो उस पावर प्ले का भी बहुत अच्छा यूज़ करे। तो सरफराज खान को थोड़ा ये खुद को समझना चाहिए और अपने विकेट का वैल्यू रखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया बातें। संजू सैमसन एक बैट्समैन बचा रहेगा, ठीक है। 7 मैच पे 2 सेंचुरी, ब्रिलियंट कर संजू लंबा खेलता है तो ऑलमोस्ट सेंचुरी मारता है, ठीक है। बहुत ही क्लीन बैटिंग किया, जितना भी थोड़ा भी अगर शॉर्ट हुआ लेंथ, डीप मिड के एरिया पे छक्का मारा है, कुछ बॉल बहुत ही फाइन खेल के दिशा देके थर्ड मैन एरिया पे कल बहुत सा चौका मारा है, कुछ ब्रिलियंट शॉट खेला है, कुछ ब्रिलियंट बैटिंग किया, बहुत ही क्लीन बैटिंग किया है। मतलब लगा भी नहीं कि सेंचुरी मार रहे हैं, ठीक है। अगर संजू नहीं होता तो 200 तक हम नहीं पहुंचते, तो फिर 190 तक हम रुक जाते। संजू था इसलिए हम 200 तक पहुंचे और ब्रिलियंट 954 बॉल पे 101। और मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मुझे लगता है कि और एक सेंचुरी कम से कम आ सकता है संजू की बैटिंग से, ठीक है। इस सीजन में और एक सेंचुरी आ सकता है और संजू को शायद हो सकता है कि बेस्ट सीजन भी जा सकते हैं इस आईपीएल में, अभी तक की संजू के आईपीएल करियर का, ऐसा मुझे लगता है। 207 वॉज नॉट टू मच, ठीक है, वॉज नॉट टू मच। फिर हार्दिक पांड्या की कैप्टनशिप पे और एक सवाल है। मैंने कहा था बुमराह का बॉलिंग, विल जैक्स को क्यों नहीं लिया, थोड़ा ब्रेव होता तो आप टॉस जीतते पहले बैटिंग लेते। उसके बाद क्रिश भगत का एंट्री पॉइंट वॉज टू बैड। वो जो बच्चा है वो 2 दिन पहले खेलने आया, 2 दिन पहले खेलना है, वो आपका सपोर्ट में था, नेट बॉलर था, उधर से आपका टीम ज्वाइन किया, अपने पहले मैच खेला जहाँ पे ठीक ठाक बॉलिंग किया है, शुरू में आ गया था बॉलिंग करने, मिडिल पे बॉलिंग किया है। कल सीधा डेथ पे आता है, सीधा डेथ पे। क्रिश भगत इज नॉट ड्वेन ब्रावो। आप एक चीज समझो, एक बॉलर अगर सीधा डेथ पे आता है ना, थोड़ा बहुत तो उसको ऐसा नॉलेज होना चाहिए, पिच का एसेसमेंट होना चाहिए कि मैं क्या करूं इस पिच पे। अगर आपने एक भी ओवर नहीं डाला शुरू में मिडिल पे, आपको कोई आइडिया ही नहीं है पिच पे कैसे बॉलिंग, आप जितना भी मतलब लेजेंड भी हो जाओ ना, एक ओवर आपको चाहिए समझने के लिए कि पिच पे मुझे कौन से लेंथ पे क्या बॉलिंग करना है। अगर एक बच्चे को आप सीधा डेथ पे इंट्रोड्यूस करोगे, इट्स वेरी अनफेयर फॉर हिम, इट्स वेरी अनफेयर। तो हार्दिक ने गलत किया मेरे हिसाब से। एटलीस्ट एक ओवर क्रिश भगत का पहले बनता था, या फिर हार्दिक भी एक ओवर डेथ पे डाल सकता था। तो हार्दिक पे कैप्टनसी पे अभी सिर्फ क्वेश्चन मार्क रहा है इस पूरे आईपीएल में, अभी तक पूरे आईपीएल में। बैटिंग के टाइम पे आऊंगा तो फिर थोड़ा और बात करते हैं हार्दिक की कैप्टनसी में, ठीक है। दूसरा एक मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस मैच के बारे में बात करना चाहूंगा, वो है कंकशन रूल पे एक बहुत बड़ा लूप होल है, बहुत बड़ा लूप होल है। मेरे हिसाब से रूल तभी अप्लाई होना चाहिए कि एक बाउंसर सीधा बैट्समैन के हेलमेट पे गिरा और बैट्समैन उधर ही डिजी फील हुआ, उधर से बैटिंग कंटिन्यू नहीं किया, सीधा चला गया, तभी कंकशन रूल अप्लाई होना चाहिए। अगर हेलमेट पे बॉल गिरा, बाउंसर गिरा, उसके बाद बैट्समैन ने अपना बैटिंग पूरा कर लिया, फिर ड्रेसिंग रूम में जाके बोलता है नहीं मुझे डिजी फील हो रहा है, फिर कंकशन अप्लाई नहीं होना चाहिए। मैं सीधे सीधे बात कह रहा हूं। इस रूल का जो लूपहोल निकाल के लोग यूज कर रहे हैं ना, काम करें या ना करें, लेकिन लोगों ने लूपहोल ढूंढ लिया। जो कैच मिचेल सेंटर ने पकड़ा है क्रिश भगत बोल रहा हूं, कार्तिक शर्मा का, आप बताओ कितने सारे कैचेस होता है जहां पे आपका सर ग्राउंड पे लगता ही लगता है, ग्राउंड पे टच होता ही होता है।
कल जैसे ही सेंटर ने कैच पकड़ा उसने अपना लेफ्ट शोल्डर पकड़ लिया। और बताओ, अगर कंकशन पहले आपका हेड इंजरी होता है, फिजियो आके पहले क्या करता है? पहले देखता है कि आपका सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, दिमाग में आप क्लियरली देख पा रहे हो कि नहीं। क्या सेंटर के लिए फिजियो आके किया? नहीं, सीधा लेफ्ट शोल्डर पे आगे ट्रीटमेंट हुआ लेफ्ट शोल्डर का। और जब सेंटर उठ भी गया उधर भी उसको आइस पैक लेफ्ट शोल्डर में लगाए। कोई भी कंकशन का टेस्ट हुआ ही नहीं है ग्राउंड पे। हम कैसे मान ले कंकशन है? दूसरा लूपहोल, अगर आपके हेड, अगर आपको कह रहे हो आपका हेड टच हुआ ग्राउंड पे, आपको लगा है जोर से, उसके साथ अगर आपका कोई और बॉडी पार्ट भी इंजर्ड होता है तो फिर भी कंकशन रूल अप्लाई नहीं होना चाहिए। मतलब मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, अगर आपका हेड एक ही साथ अगर दो बॉडी पार्ट में इंजरी हो रहा है, हेड के साथ कोई पैर टूट गया, हाथ टूट गया, उंगली टूट गया, बम टूट गया, जो भी टूट गया, ठीक है, तो कंकशन अप्लाई नहीं होना चाहिए। मैं कैसे मान लूं कि आपका पैर टूटा है इसलिए आप बाहर हो, कंकशन का कुछ है नहीं इधर। सीधा सीधा आके फिजियो ने कंकशन के बारे में कुछ बात भी नहीं किया। जब ऑनफील्ड में सेंटर का कुछ हुआ, सब शोल्डर लेके वरीड है, सीधा कंकशन करके शार्दुल को निकाल दिया। काम नहीं किया वो अलग चीज है, बहुत बड़ा लूपहोल है जो फ्यूचर में जाके, नथिंग अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, नथिंग अगेंस्ट मिचेल सेंटर, लेकिन लूपहोल है तो लोग यूज करेंगे। ये रूल होना ही नहीं चाहिए। मैंने पहले भी देखा कि कंकशन हो गया, हेलमेट पे लगा जोर से बैट्समैन को, बैट्समैन पूरा बैटिंग कर लिया, फिर ड्रेसिंग रूम में जाके बोलता है मुझे कंकशन हो गया है, चलो मेरे जगह कोई और आएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर हुआ है तो इधर से निकल जाओ, आप बाहर हो जाओ। डिजी हो रहा है ना तो मत खेलो क्रिकेट, बाहर हो जाओ, ठीक है। और दो बॉडी पार्ट का एक साथ इंजर होता है तो मुझे कंकशन मानना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बहुत बड़ा लूपहोल है, ये यूज नहीं होना चाहिए। मुझे तो डिसएडवांटेज लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये रूल ही निकाल दो, ये रूल ही निकाल दो अगर ऐसा है तो, ठीक है। एक रूल आता है अच्छे के लिए कि किसी को सच पे एक बाउंसर लग गया हेड पे, ठीक है, हमें पता है, मतलब ये रूल कब आया, क्यों आया, सबको पता है। मैं उस इंसिडेंट के बारे में जाना नहीं चाहूँगा, ठीक है। तो इसका एटलीस्ट एडवांटेज मत लो, अनफेयर एडवांटेज। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सिंपैथी, एक इस चीज़ के लिए आया था, एक बहुत ही ग्रेटर कॉज के लिए रूल बनाया गया था। इसका अगर एडवांटेज लेकर आप यूज़ करो, इट्स नॉट गुड टू मी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। एनीवे, मैच पे आते हैं। अकील हुसैन आता है, ठीक है। अब अकील हुसैन जो पावर प्ले में बॉलिंग करता है, उसका आर्म बॉल शानदार है, मैंने पहले भी कहा है, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ, एक लेफ्ट आर्म बॉलर जिसका आर्म बॉल अच्छा है, जिसका स्किडियन अच्छा है, उसको हमेशा पावर प्ले में राइटी बैट्समैन के सामने आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। जो मैंने कल अक्षर पटेल के लिए बोला था, क्यों नहीं आया एसआरएच वाले मैच में अक्षर पटेल, ठीक है। मतलब लेफ्टी के सामने भी आ सकते हैं आप अगर आपका स्किडियन है। फिर अक्षर पटेल आरसीबी वाले मैच में भी मैं इंतजार कर रहा था कि फिल सॉल्ट और विराट कोहली के सामने आएगा, नहीं आया है, ठीक है। लेकिन अकील हुसैन ने जो किया वो बेहतरीन काम किया है। मतलब दानिश मलिंगा बैक टू बैक 2 मैच पे कुछ नहीं कर पाया है। मैंने क्या कहा था प्रीव्यू में कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट विकेट होगा कल के दिन मुंबई की तरफ से। मैं डिकॉक को सस्ते में आउट कर दूं, मैं विल जैक्स को सस्ते में आउट कर दूं, मैं रदरफोर्ड को सस्ते में आउट कर दूं। विल जैक्स तो खेला ही नहीं, गुड ग्रेट कैप्टनसी भी हार्दिक पांड्या। डिकॉक का विकेट मेरे हिसाब से इस मैच का सबसे इंपॉर्टेंट विकेट था मेरे हिसाब से। आप कुछ भी कह लो मेरे हिसाब से। और रेस्पेक्ट टू मुकेश चौधरी, हिज मॉम जस्ट फर्स्ट डे और 2 days बैक वो आया, खेला और सबसे इंपॉर्टेंट विकेट लेके गया मेरे हिसाब से, ठीक है। तो बेहतरीन काम मुकेश चौधरी ने किया, ह्यूज रेस्पेक्ट टू हिम। उसके बाद नमनदीर, टर्न समझ में नहीं आ पाया। अकील हुसैन का 1 सेकेंड गॉन। उसके बाद इस मैच पे कुछ था ही नहीं। दूसरा, क्यों क्यों तिलक वर्मा इस फेस पे बैटिंग करने आया? हार्दिक क्यों खुद ऊपर बैटिंग करने नहीं आया? जीटी के लिए तो हार्दिक नंबर 3-4 पे आ जाता बैटिंग करने। अगर ये बात बताओ, मतलब अगर मैं सीएसके फैन हूं या फिर मैं सीएसके का क्रिकेटर हूं ना, मैं मेरे से ज्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता कि बॉल टर्न हो रहा है, ग्रीप हो रहा है, पावर प्ले में 3 विकेट गिर गया, अब मिडिल पे मेरे लिए कौन बैटिंग करेगा? ओपोनेंट से तिलक और सूर्या। मैं तो खुश, मैं कहूंगा दोनों को आउट मत करो, 20 ओवर खिलाओ इनको, जितना ओवर बचा इनको खिलाओ यार। क्योंकि हमें पता है इधर से इन दोनों के पास जो टैलेंट है मैच को स्लो करने का, वो किसी के पास नहीं है। ये हमने वर्ल्ड कप के टाइम से बात किया है कि अगर बॉल ग्रीप हो रहा है, पिच में होल्ड है, तो सूर्य और तिलक मिडिल पे रहना इंडिया के लिए खराब है। हमने पूरे वर्ल्ड कप के टाइम करके, दोनों स्पिन को अच्छा नहीं खेलता, दोनों टाइम लेते, और ऐसे पिचेस पे दोनों का गेम अलग हो जाता है। तो इन दोनों का एक साथ बैटिंग करना ऐसे पिच पे इज ए क्राइम, इज ए क्राइम। और हार्दिक क्यों ऊपर नहीं आया? क्यों हार्दिक को स्पिन खेलना नहीं आता? क्या हार्दिक बड़ा बैट्समैन नहीं है? मैं तो हार्दिक से इससे ज्यादा बेटर, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ बेटर, कि बेटर कैप्टनसी करे, थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले। नहीं क्या, तिलक को भेजा। और दोनों का जो ये पार्टनरशिप बहुत था 53-56 बॉल का, वो मैच बहुत दूर चला गया था। उधर से अगर ये आउट भी नहीं होते तो भी नहीं जीतता मुंबई, ठीक है। और पता लग गया इतना लंबा पार्टनरशिप, जैसे हार्दिक आएगा, रदरफोर्ड आएगा, उनको मार के खेलना पड़ेगा, फिर भी पास आसपास नहीं पहुंचेंगे। रिको रन जिस हिसाब से बड़े जा रहे थे इन दोनों की वजह से, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जैसे आउट हुआ तिलक, उसके बाद नूर ने काम खत्म कर दिया इस मैच के में। उसके बाद कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं, ठीक है।
आप इतने बड़े बड़े बैट्समैन अगर आपकी टीम के पास है, सूर्या कुमार यादव, आप इनको कभी ड्रॉप नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा ऑक्शन पे जाओ और आप सोचो T20 क्रिकेट कैसे इवॉल्व हो रहा है, कैसे पिछले हमें कैसा बैट्समैन चाहिए, हमारा माइंडसेट कहाँ पे बिलोंग करता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट बैट्समैन पोटेंशियल, बैट्समैन स्किल। सूर्या कुमार यादव इज अ गुड T20 बैट्समैन, नो डाउट इन दैट। इंडिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट T20 बैट्समैन रहा है वो जब से आया है। लेकिन फिर माइंडसेट कहाँ पे पहुंच रहे हैं, बॉडी कहाँ पे पहुंच रहे है, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इट्स ऑलवेज गुड टू गो विथ यंग ब्लड। पंजाब इज ए ग्रेट एग्जांपल यार, दो अनकेप्ड प्लेयर बीच में खेल रहे हैं। कॉनोली जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट पे अभी तक कुछ नहीं किया, नया है इंटरनेशनल क्रिकेट में। शशांक सिंह एक अनकेप्ड प्लेयर, खेले जा रहे हैं ना वो लोग, एंड दे आर डूइंग ग्रेट यार। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। इनफैक्ट एसआरएच का देख लो, ठीक है, यंग ब्लड ही है एसआरएच भी। अभिषेक, साकिब बोल रहा हूँ, सलील, अनिकेत, ईशान, अभी तक उतना फायर पर हमें देखने को नहीं मिला डाउन द ऑर्डर। लेकिन ठीक है, यंग ब्लड पटेल आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो ये मैच तभी खत्म था जब तिलक और सूर्या मिडल पे आ गए इस पिच पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कब कहेगा भाई, आप ऋतु को कैप्टनसी जब खराब करते इतना बोलते हो, जब कैप्टनसी अच्छा करता कोई कुछ क्यों नहीं बोलते हो, है ना। तो थोड़ा बहुत तारीफ कर दो ऋतुराज गायकवाड का, इतना तो डिजर्व ही करता है वो। लेकिन बात ये, अगर पावर प्ले में कोई भी 3 विकेट ले लेना, कैप्टन के पास मतलब जो भी टीम फील्डिंग करे उस कैप्टन के पास एक बहुत बड़ा लग्जरी मिल जाता है कुछ भी करने का। कोई भी बॉलर्स को लेके आऊँ, कैसे भी फील्ड रखूँ, 3 विकेट चला गया, थोड़ा प्रेशर बनाना पड़ता है। लेकिन हालांकि अलग कुछ किया है, सरफराज को खड़ा किया था शॉर्ट थर्ड पे, शॉर्ट थर्ड नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोलते इसको, मैं खुद भूल गया हूँ क्या बोलते। ठीक है, अभी दिमाग में आ नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन क्या अच्छा बॉलिंग रोटेशन बेहतरीन था। स्पिनर्स दोनों ने बेहतरीन काम किया है। अकिल ने 4 विकेट लिया है, नूर ने 2 विकेट लिया है। मैच इधर ही खत्म था, बॉलिंग रोटेशन ठीक था। लेकिन एक बॉलर के बारे में अगर मैं बात नहीं करूँगा, क्रिकेट का इंसल्ट है और मैं हर दिन कहता हूँ, अंशुल कंबोज। पावर प्ले में 1 ओवर डाला, मिडिल पे 1 डाला, डेथ पे 1 डाला, क्या बेहतरीन बॉलिंग करके गए। मैं अगर इस IPL खत्म होने के बाद इन 2 बॉलर के बीच कोई एक को पर्पल कैप नहीं मिलता, मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। एक प्रिंस यादव, एक अंशुल कंबोज, क्या टैलेंट है दोनों के पास। तीनों फेज में मैं बार बार रोज रिपीट करता हूं, तीनों फेज में क्या बेहतरीन बॉलिंग करते हैं। न्यू बॉल के साथ, मिडल पे, डेथ पे, क्या कंपोजर है, मतलब अपने गेम को पता, अपने लिमिटेशन को पता, और उस हिसाब से क्या बेहतरीन बॉलिंग करता है। मैं दिल से चाहता हूँ कंबोज या प्रिंस यादव, दोनों में से कोई भी पर्पल कैप जीता और कोई ना जीते, कोई ना जीते, खत्म करे ये चीज़। ठीक है, बहुत मजा आएगा अगर ये दोनों जीते तो। CSK के लिए पॉजिटिव है कि इनके बॉलर्स इनको मतलब पार स्कोर पे डिफेंड करके दे रहा है। ठीक है, मैं चाहूंगा ये बैटिंग यूनिट क्लिक कर ऋतुराज गायकवाड, मतलब 7 मैच हो गया, अभी थोड़ा बैटिंग करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि खराब पिच पे बैटिंग करे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, कार्तिक शर्मा की जगह धोनी अगर ये लोग कोशिश कर रहा हूँ, मैं देखूंगा धोनी का फॉर्म कैसा आएगा। धोनी का आने से फील्ड यूनिट मतलब फील्डिंग पोजीशन, बॉलिंग रोटेशन बेटर हो सकता है, तो वाई नॉट धोनी। ठीक है, अगर बैटिंग से कुछ नहीं कर रहा है तो आई विल गो विथ उर्विल पटेल इन द टॉप। ठीक है, फिर सरफराज थोड़ा नीचे आएगा, ब्रेविस थोड़ा और नीचे आएगा, दुबे थोड़ा और नीचे आएगा। आई डोंट माइंड विद दैट। ठीक है, आई डोंट माइंड इवन अमन खान बैटिंग, उसका जितना भी मैंने देखा है, मैंने ग्रेट पावर हिटर अमन खान। ठीक है, रामाकृष्ण घोष। इस बॉलिंग जो है अभी CSK के पास, अकील हुसैन, नूर, अंशुल, गुरजपनीत, जेमी ओवर्टन, मुकेश चौधरी, इसको मैं कभी चेंज नहीं करूंगा। पिच जैसा भी हो चेंज नहीं करूंगा, कोई भी मैचअप बने मैं चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, मुकेश को बाहर करना है, स्पेंसर जॉनसन को लाना है, कर सकते हो। लेकिन स्पेंसर जॉनसन को मिडिल पे और डेथ पे मैं बॉलिंग देना नहीं चाहूंगा। जैसे कल मुकेश को अपने 4 ओवर लगातार देके खत्म कर दिया। ग्रेट कैप्टनसी, ग्रेट कैप्टनसी। वही अगर आपको स्पेंसर जॉनसन अच्छा लगेगा, आपको और एक न्यू बॉलर चाहिए, रामाकृष्ण घोष। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस होना नहीं चाहिए बॉलिंग यूनिट पे, मैचअप के बेसिस पे। ठीक है, मुंबई इधर से आई डोंट नो व्हाट दे कैन डू। वन सेकंड, आप क्या करोगे, प्लेयर खराब है, टीम खराब है, क्या खराब है इस टीम में, कुछ खराब नहीं। लेकिन जिस हिसाब से उनको खेलना चाहिए, उस पोटेंशियल के हिसाब से वो लोग खेल ही नहीं रहे। जो मैंने कहा, जब से मुंबई खराब करने लगा है, उनके कैप्टन उठा लो, उनके दोनों कैप्टन का परफॉर्मेंस आप देख लो, किसी का परफॉर्मेंस नहीं उस हिसाब से, जितने बड़े प्लेयर्स वो है। ठीक है, तो इस मैच को मैं इधर ही खत्म करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ CSK जैसे थोड़ा बेटर करे और रोज टॉस हार जाए CSK और बैटिंग आ जाए पहले। ठीक है, वरना कल भी ऋतु ने टॉस पे कहा कि 50-50 डिसीजन है, मैं कंफ्यूज तो क्या करूँ। ठीक है, अब आते हैं आज का जो मैच है RCB वर्सेस GT, चिन्नास्वामी में मैच है। ठीक है, अगर मैं RCB हूँ, मैं पहले बैटिंग करूँगा। मैं देखूंगा नहीं क्यों ये नहीं कि मेरा वीकनेस है सेकंड बैटिंग करना। RCB कुछ भी कर सकते हैं, पहले बैटिंग, सेकंड बैटिंग, कुछ भी इनसे करवा लो वो कर लेंगे। लेकिन मैं इसलिए बैटिंग करूँगा क्योंकि GT मुझे पता है क्या टीम है। तो मैं पहले बैटिंग करके चिन्नास्वामी में पार स्कोर में 220 बना दूंगा, पार स्कोर। मुझे नहीं लगता GT कभी चेस कर पाएगा 220, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, दूसरा, जो भी सबसे फ्लैट पिच है उस फ्लैट पिच पे मैं खेलना पसंद करूंगा अगर मैं RCB हूं तो। क्योंकि अगर आप दिल्ली वाला जो पिच था, ऐसा पिच दोगे तो फिर GT गेम पे बहुत स्ट्रांगली आ जाएगा, वो आप रिस्क लेना नहीं चाहोगे। ठीक है, प्लेइंग टूल में क्या चेंज होना चाहिए, RCB कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन GT को करना चाहिए। करेगा कि नहीं वो देखने की बात है, लेकिन मैं पैर पढ़ लेता हूँ
जीटी की फैंस की तरफ से कि प्लीज जेसन होल्डर को लेके आओ इस मैच पे, वो काम आएगा। एक बॉलिंग पे मुझे लगता है बहुत काम आएगा। शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ, बाउंसर उसका बेहतरीन है, बॉलिंग फॉर्म अच्छा है चिन्नास्वामी की पिच पे। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर होने वाला है मिडिल ओवर्स पे, जेसन होल्डर शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से। दूसरा, जेसन होल्डर की बैटिंग भी बहुत काम आ सकता है इस पिच पे। डीप मिड के एरिया में मारता है, रीच बहुत अच्छा है, रेंज बहुत अच्छा है, और बड़े बड़े छक्का मार सकते हैं इस ग्राउंड पे जेसन होल्डर। तो जेसन होल्डर आएगा किसकी जगह? ग्लेन फिलिप्स की जगह, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, और एक रिक्वेस्ट है, ठीक है आप एक साथ शाहरुख और तिवाटे को आप बाहर नहीं कर सकते, वो दोनों आपके बेटे जैसे हैं, मत करो एक साथ बाहर, किसी एक को तो बाहर कर दो, किसी एक को बाहर करो, कुमार कुशाग्र को लेके आओ। तो कुमार कुशाग्र थोड़ा ऊपर बैटिंग करेगा जहां पे ग्लेन फिलिप्स करते हैं, और जेसन होल्डर नीचे बैटिंग करेगा, तो मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये दो चेंज कम से कम शाहरुख और तिवाटे को एक साथ प्लेइंग टूर्नामेंट में मत रखो, एक साथ एटलीस्ट प्लीज। किसको बाहर करना है वो आपकी मर्जी, आपका जो दो बेटे में जो आप दो बेटे से जिसको आप थोड़ा कम पेयर करते हो उसको बाहर कर दो प्लीज। बॉलिंग पे मैं एक चेंज एक्सपेक्ट कर रहा हूं, वो है साई किशोर अशोक शर्मा की जगह। अशोक का पेस बहुत है, ठीक है, अगर उसका बैक ऑफ द एंड स्लो रन भी देखो जो बहुत अच्छा है, उस पर भी ग्राउंड क्लियर हो जाएगा, इतना छोटा ग्राउंड है, ठीक है, जो बॉल हवा में जाएगा उस पर भी ग्राउंड क्लियर हो जाएगा ज़्यादा चांसेस है। पेस के साथ थोड़ा भी खेलेगा फिल सॉल्ट, विराट कोहली, जो भी रजत पाटीदार, दिवदत्त पडिक्कल, थोड़ा भी एज लग के भी चौका छक्का जाने की बहुत चांसेस है। तो मैं साई किशोर को लेके आऊंगा, और मेरे साथ साई किशोर को पावर प्ले में बॉलिंग करना चाहिए, किसके सामने? विराट कोहली और फिल सॉल्ट के सामने। और मैं एक्सपेक्ट करूँगी साई किशोर बहुत अच्छा करेगा, स्पेशली विराट कोहली के सामने। मुझे लगता है पावर प्ले में मैं देखना चाहूंगा साई किशोर इन पावर प्ले अगेंस्ट विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट। ठीक है, देवदत्त पडिक्कल आ जाएगा एक विकेट जाने के बाद, तो आप मत करो पावर प्ले में, उस पर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको डर है। लेकिन साई किशोर को मैं खिलाना चाहूंगा इधर अशोक शर्मा की जगह। तो तीन चेंज मैं कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कुमार कुशाग्र इन प्लेइंग 11 एटलीस्ट। अगर आपको अरशद खान खिलाना है एज ए बैट्समैन वो भी आप खिला सकते हो, आपको निशान सिद्धू खिलाना है वो भी आप खिला सकते हो। लेकिन एक बैट्समैन मैं चाहूंगा तिवारी शाहरुख में से कोई बाहर के एक बैट्समैन, डोमेस्टिक का बैट्समैन आए, एक जेसन होल्डर इन प्लेस ऑफ ग्लेन फिलिप्स और एक साई किशोर इन प्लेस ऑफ अशोक शर्मा। मैं तीन चेंज जीटी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जीटी क्या करना चाहेगा टॉस अगर जीता या हारा? तो पहले तो टॉस अब हार जाओ बेटर है, क्योंकि अगर टॉस हारोगे तो मुझे लगता है आपको भी रजत पाटीदार बोलेगा कि बैटिंग कर ले पहले, और बैटिंग करना आपके लिए बेटर है मुझे लगता है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, बटलर कम से कम 13-14 ओवर तक खेल जाए, उसके बाद 13-14 ओवर खेल गया ना, तो नेक्स्ट बैट्समैन जिसको आना चाहिए वो है जेसन होल्डर को मैं ऊपर भेजना चाहूंगा। ठीक है, ये शायद वाशी के बाद जेसन होल्डर, थोड़ा ऊपर भेज दूंगा जेसन होल्डर को एंट्री पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, फिर मारो, कम से कम 220 बनाओ, 215 भी ठीक चलेगा अगर आप पहले बैटिंग करते हो, और फिर आपके बॉलिंग यूनिट पे वो दम है कि आप आरसीबी को रोक सकते हैं, एटलीस्ट एक टैप फाइट हो सकता है। चेस करते हुए अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप आरसीबी को 200 के नीचे रोक लोगे तो ठीक है, वरना तो टॉस जीत का पहले बैटिंग करो, मैं तो यही चाहूंगा। बाकी भुवनेश्वर कुमार का एक बहुत अच्छा मैचअप है बटलर के अगेंस्ट, आपने देखा होगा 7 बार उसको आउट किया है, गिल को 4 बार आउट किया, दोनों का स्ट्राइक रेट 120 से कम है भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट। ठीक है, एक बहुत अच्छा मैचअप है। तो आरसीबी तो मतलब हर जगह से स्ट्रांग है, और लेकिन अगर आप आरसीबी को बैक टू बैक 2 मैच हरा सकते हो, ये इस आईपीएल के लिए बेटर होगा, पॉइंट्स टेबल के लिए बेटर होगा। ठीक है, तो हरा दो, अगर हरा सकते हो हरा दो, बेटर टीम खिलाओ, पहले बैटिंग करो मेरे हिसाब से। अगर पहले बॉलिंग कर रहे हो तो अब उम्मीद करो, मतलब मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि आप 200 के नीचे आरसीबी को रोक दो, जो बहुत कम चांसेस मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, साई किशोर इन पावर प्ले, जेसन होल्डर इन द मिडल ओवर विद द शॉट ऑफ द गुड लेंथ बॉलिंग, मैं ये देखना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।